Good evening, dear students. Today we will discuss Canada history and constitutional history. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कनाडा के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लें कि कनाडा से हमारा इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक वर्ल्ड मैप देखकर कनाडा का लोकेशन, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। उससे एक कंट्री का पॉलिसी उस तरह अडॉप्ट क्यों करता है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। ब्रीफ प्रोफाइल की अगर हम चर्चा करें तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है। लैंग्वेजेस, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली हुई है। रिलीजन में रोमन कैथोलिक 42.6% है और प्रोटेस्टेंट्स में कई कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। डेट ऑफ इंडिपेंडेंस या क्रिएशन देखेंगे तो 1 जुलाई 1867 को कनाडा एग्जिस्टेंस में आता है और वहाँ संसदीय प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। और स्टेट का जो नेचर है वो फेडरल फॉर्म है, यानी संघीय शासन व्यवस्था को वहाँ अपनाया गया है। लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है व्यवस्थापिका, वो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को वहाँ सम्मिलित किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर प्रैक्टिस में है वो 1 जुलाई 1867 को अडॉप्ट किया गया था, जिसे कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट का BNA एक्ट कहा जाता था। बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के नाम से जाना जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी कनाडा को, जो कि फाइनली 17 अप्रैल 1982 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ, उस एक्ट के प्रावधानों द्वारा उसको फुल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। अगर हम कनाडा के हिस्ट्री को देखें तो कनाडा को बेसिकली ये फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया था इन 1608 और ये एक फ्रेंच कॉलोनी के रूप में 1763 तक रूल हुई। और 1763 में जब फ्रांस सरेंडर कर देते हैं इसको ब्रिटेन को, तो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और उसी से जो 7 इयर्स का वॉर यूरोप में चल रहा था वो समाप्त होता है और फाइनली कनाडा फ्रांस ब्रिटेन को सौंप देता है। और इसको बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय बाइफर्केटिंग 2 पार्ट्स, 2 पार्टों को अलग करके, अपर एंड लोअर कनाडा, और हर पार्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का प्रोविज़न तय किया गया। और इट मस्ट बी एनमार्क्ड एंड एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द गवर्नर। और द ब्रिटिश जो पॉपुलेशन था मोस्टली जो है वो अपर कनाडा में रह रहे थे, और फ्रेंच पॉपुलेशन जो है वो लोअर कनाडा में सेटल डाउन हुए थे। और 1837 में वहाँ पर एक रिबेलियन हुआ और दोनों पार्ट्स में, और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को है उसको 1840 में एक एक्ट पास करना पड़ा, जिससे कि दोनों प्रोविंसेस जो लोअर और अपर कनाडा के हैं उनको एक कर दिया जाए और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाए। जो यूनियन ऑफ एक्ट 1940 ने क्या किया, कनाडा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह चेंज किया और एक यूनिटरी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविज़न रखा गया, एक असेंबली और एक काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया, और फेडरल स्ट्रक्चर को सबसे स्वेटेबल माना गया, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को समाप्त करने में कैपेबल होगा। एक कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश की गई डेलीगेट्स की, और वेरियस प्रोविंसेस से उनको सम्मिलित किया गया, और क्यूबेक में ये कॉन्फ्रेंस होता है ऑन अक्टूबर 10, 1964। और यही बाद में एक बिल का फॉर्म लेता है जो कि इनैक्ट किया जाता है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यही ब्रिटिश जो वो एक्ट है इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट या BNA एक्ट ऑफ 1867 कहा जाता है। ये एक्ट बेसिकली एक फेडरेशन को इस्टेब्लिश करता है कनाडा में, और उसको एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो कनाडा जो है वो आज के समय में तो एक ऑटोनॉमिक
ऑटोनोमस कम्युनिटी के रूप में काम कर रहा है विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस विथ इक्वल स्टेटस, और किसी भी रूप में वो सबॉर्डिनेट नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो डोमेस्टिक मैटर का हो या एक्सटर्नल मैटर के कॉन्टेक्स्ट में हो। और एक तरह से देखें तो ये लार्जेस्ट जो है डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ है, क्योंकि 52% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है जो वो ब्रिटिश ओरिजिन की है, 28% फ्रेंच ओरिजिन की है, और 4% के लगभग जर्मन बर्थ के हैं। और दिसंबर 1981 में जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये अप्रूवल दिया कि 9 जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्यूबेक गवर्नमेंट को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये हम लोग आगे, क्योंकि अभी हम ब्रीफ एक इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री आपको बता रहे हैं, क्यूबेक के साथ एक लंबा क्लैश चला है, उसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो उसमें क्यूबेक को अलग किया गया। तो उस रेजोल्यूशन को जब पास किया गया था और उसके जॉइंट एड्रेस में क्वीन ने ये कहा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये एक्ट पास कर रही है, कनाडा एक्ट, और यही पैट्रियट द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को प्रोवाइड करता है। पैट्रियट मतलब एक तरह से कि पैट्रिएशन, यानी ये टर्निंग पॉइंट की तरह वर्क करता है, रिटर्न ऑफ लेजिस्लेशन पावर दैट आर फॉर्मली हेल्ड बाय अनदर कंट्री। और जब कनाडा ने अपने पावर्स अपने हाथ में, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो ये एक एग्जाम्पल है पैट्रिएशन का। और खासकर जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, इसको माना जाता है कि ये फाइनल एक्ट की तरह काम किया जिसने ब्रिटिश कंट्रोल को पूरी तरह वहाँ से समाप्त किया, क्योंकि इसने जो प्रोविजंस बनाए कि एक तो 4 उसने लीगल फार्मूलाज बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने का, फिर इसने कुछ एंट्रेंच्ड सर्टेन पार्ट्स को इस तरह से प्रोविज़न किया गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वहाँ पर जो पावर्स है उसको बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखा जाएगा। यानी पार्ट्स को भी कुछ ऑटोनॉमी दी गई, ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल में रखा गया। साथ ही राइट्स और फ्रीडम्स का भी इसमें प्रोविज़न किया गया, और कहीं ना कहीं प्रोविंसेस को काफ़ी वाइडर पावर दिए गए जिससे वे अपने नेशनल जो रिसोर्सेस है उनके, खासकर जो उनके रीजनल एरिया में हैं, उनको वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज से और अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये तो एक ब्रीफ हमने उसको समझा। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको समझेंगे कि कनाडा कैसे आप एग्जिस्टेंस में आता है। और कनाडा जो बेसिकली आज हम देख रहे हैं वो एक फेडरल स्टेट की तरह काम कर रहा है, और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, संवैधानिक राजतंत्र। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को वहाँ फॉलो किया गया है, वेस्टमिनिस्ट्रियल मॉडल को। कनाडा में लगभग 10 प्रोविंस प्रांत है, जिसमें से 3 और साथ ही 3 टेरिटरीज़ है और एक फेडरल गवर्नमेंट है। 1982 से अगर हम देखें तो कनाडा में एक बिल, अभी जैसे मैंने चर्चा किया कि चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम्स को उन्होंने का पार्ट बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 1982 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत, जिससे कि इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जा सके, साथ ही ग्रुप राइट्स का भी इसमें प्रोविज़न रखा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ का सुप्रीम लॉ माना जाता है कनाडा का, और कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है तो उसको कनाडा का कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और ब्रिटिश क्वीन को कनाडा के हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, और वो बेसिकली ये ऑफिशियली माना जाता है, नॉमिनल टिट्यूलर हेड जिसको कहते हैं। और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में गवर्नर जनरल करते हैं फेडरल लेवल पर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंशियल लेवल पर करते हैं। और मोनार्क और उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जितने भी फंक्शंस है वो फॉर्मल है, जस्ट एक नॉमिनल फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। और जो सेंट्रल फिगर हैं कनाडा के पूरे होल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के, वो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ फेडरल एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और प्रांतीय जो मंत्री, जो कि प्रांतीय मुख्यमंत्री जो हेड होते हैं अपने रेस्पेक्टिव
प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के, अपने प्रांत के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये व्यवस्था क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम को इन्होंने लीगेसी के तहत फॉलो किया है, तो आप इसका कंपैरेटिव स्टडी इंडियन सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं। फ्री इक्वल जो जनरल डायरेक्ट इलेक्शंस का यहाँ प्रोविज़न किया गया है, और फिर जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स का ऐसे इलेक्शन होता है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शंस हर 4 साल पर यहाँ कराए जाते हैं। रिलीजियस फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाए, और स्टेट जो है वो तटस्थ नीति अपनाए, रिलीजियस मैटर में उसका न्यूट्रल पोजीशन होना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर। जो कैनेडियन फेडरेशन है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1867 में क्रिएट किया था। जो 3 नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश कॉलोनीज़ थी, उनको कहीं ना कहीं पार्शियल इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई, यानी आंशिक रूप से आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और वो 3 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी इंग्लिश कॉलोनीज़ कौन कौन सी थी? उत्तर अमेरिकी इंग्लिश कॉलोनीज़, द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ कनाडा, जो कि 1840 में पुराने दोनों प्रोविंसेस लोअर कनाडा जो कि क्यूबेक है वर्तमान, और अपर कनाडा ओंटारियो, इन दोनों को जोड़कर बना था। न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया। जो ये यूनियन बना, इस यूनियन में ये ज़रूरी था कि जो कॉलोनीज़ को प्रॉपर एक यूनियन के तहत रखा जाए, इस वजह से कि जो एक थ्रेड बना हुआ था कि मिलिट्री इन्वेजन यूनाइटेड स्टेट कभी भी उनके ऊपर कर सकता है, एक डर, जो एक सुरक्षा दुविधा बनी हुई थी अमेरिका की तरफ से, उससे बचाव करने के लिए ये व्यवस्था की गई। क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके कॉलोनीज़ को, उनकी ऑटोनॉमी की रक्षा करने का कुछ राइट्स प्रोवाइड किया हुआ था। कुछ साल पहले हुआ यह था कि यूनाइटेड स्टेट ने एक उनकी रेसिप्रोसिटी ट्रीटी थी, एक तरह से फ्री ट्रेड, स्वतंत्र मुक्त व्यापार का एक एग्रीमेंट था, जो कि कनाडा की कॉलोनीज़ के साथ लगभग 12 साल से चला आ रहा था। उसको अचानक से यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको खारिज कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि कनाडा की कॉलोनीज़ को ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमें भी अपनी आर्थिक एकता, अपनी एक आर्थिक एकीकृत संगठन बनाना होगा आपस में मिलकर, अन्यथा हम कभी भी अमेरिका के दबाव में आ सकते हैं। एक और रीज़न जो कनाडा के एग्जिस्टेंस में प्रॉपरली कॉलोनीज़ के एकीकृत होके आने का है, वो था कि जो एक तरह से जो परस्पर विरोध वाला जो व्यवहार था, फ्रेंच स्पीकिंग जो कैथोलिक मेजॉरिटी थी, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले कैथोलिकों की जो जनसंख्या थी, वो जो पहले लोअर कनाडा के नाम से जाना जाता था, निम्न कनाडा, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी, और उनका हमेशा विरोध बना रहता था इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी, जो कि पहले के अपर कनाडा के भाग में थे। यानी इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कैथोलिक कम्युनिटी के बीच एक मत्या विरोध बना रहता था। तो इससे क्या है कि, और ये पूरा जो प्रोविंस था वो तो पहले एक कॉलोनी के रूप में काम करता था न्यू फ्रांस का, जब तक कि ब्रिटिश ने उसको 1759 में जीत नहीं लिया। और जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कोशिश किया कि फ्रेंच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसको किसी तरह एसिमिलेट कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, और विशेषकर उसके लिए ये कोशिश की गई कि लोअर और अपर कनाडा को 1940 में एकीकृत किया जाए, जिससे कि एक राजनीतिक इकाई हो जिसमें फ्रेंच बोलने वाली कनाडावाज कैनेडियन भी ये धीरे धीरे अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग मेजॉरिटी के साथ मिला सके। लेकिन ये पॉलिसी सफल नहीं रही, और 1867 में यूनाइटेड कनाडा फिर से डिवाइड हो गया, 2 सेपरेट प्रोविंसेस बन गए, ओंटारियो और क्यूबेक। और उस समय जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उनका एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी बन गया था क्यूबेक में, और लगभग जो 1/3 ऑफ पूरा जो होल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा था वो भी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर 1867 में जो कनाडा वेस्ट, जो कि बाद वो फ्यूचर ओंटारियो बना, उसके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक यूनिटरी स्टेट के लिए फेवर किया, जो जिसको कि निश्चित रूप से इंग्लिश स्पीकिंग मेजॉरिटी उसमें अपना शासन स्थापित करे। लेकिन जो कनाडा ईस्ट था, जो कि
बाद में क्यूबेक बना, वो एक फ्यूचर ऐसा कैनेडियन सिस्टम पॉलिटी से चाहते थे जो कि फेडरल संघीय व्यवस्था हो, क्योंकि संघीय व्यवस्था होने से क्या है, जो फ्रैंकोफोन्स हैं यानी फ्रांसीसी हैं, वो फ्रांसीसियों को कम से कम अपनी जहाँ उनकी बहुसंख्या है वहाँ पर वो अपने लिए एक अलग से राज्य का निर्माण कर पाएंगे और वो अपने क्षेत्र का नियंत्रण स्वयं कर पाएंगे। इस तरह से वो अपने लिए नीतियों का निर्माण करने में भी सफल हो पाएंगे। इसी तरह जो न्यू ब्रंस्विक और नोवा स्कोटिया के प्रतिनिधि थे, उन लोगों को भी ये डर हो रहा था कि अगर एक यूनिटरी सिस्टम बना दिया जाएगा तो वो अपर कनाडा से डोमिनेट हो जाएगा, उसी के प्रभाव में रहेगा, तो वो भी फ्रांसीसियों की तरह एक संघीय व्यवस्था को निर्मित करना चाहते थे। तो इसी फाइनली जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसके तहत 1867 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्म उभर कर आया वो था सेंट्रलाइज फेडरेशन का, केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था हुई, जिसके कई जो फीचर्स 1867 के कॉन्स्टिट्यूशन के थे और काफ़ी केंद्रीकृत व्यवस्था की, उनको धीरे धीरे थोड़ा तटस्थ, थोड़ा लचीला कराने की कोशिश की गई, बनाने की कोशिश की गई, या तो राजनीतिक संधियों के द्वारा या फिर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कुछ जो प्रासंगिक जो जितने उपबंध हैं उनकी न्यायिक व्याख्या की गई, जिससे कि उनको उनमें परिवर्तन किया जाए और केंद्रीकृत व्यवस्था के भीतर धीरे धीरे विकेंद्रीकरण के अंश को भी लाया जाए ताकि राज्यों को भी स्वायत्तता की अनुभूति हो सके। फिर 1867 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंपीरियल जो पार्लियामेंट ब्रिटिश BNA एक्ट है ना 1867 का, उससे उनके द्वारा ही उसको इनेक्ट किया गया था और उसी का जो टाइटल है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 के नाम से जाना जाता है। और जो 3 पहले के कॉलोनीज़ थे और जो पहले के 3 कॉलोनीज़ थे, उनके आधार पर नए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 4 प्रांतों की व्यवस्था की गई, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंस्विक और नोवा स्कोटिया, और 6 अलग प्रांत और 3 क्षेत्रों का भी निर्माण धीरे धीरे बाद के समय में हुआ, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया 1871 में अस्तित्व में आया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 1873 में, मैनिटोबा 1870 में, अल्बर्टा और सस्केटचेवन 1905 में और न्यू फाउंडलैंड 1949 में। और 3 टेरिटरीज़ जो कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी थी, उनमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ जो कि 1870 में अस्तित्व में आई, यूकॉन 1898 में और नूनावर्ट 1999 में। तो इस तरह से 1867 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत वहाँ के राज्यों का, संघीय क्षेत्रों का, प्रांतों का और प्रॉपरली गठन किया गया, जिससे कि अलग से सारे राज्यों को ये महसूस हो कि उन्हें स्वायत्तता और एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जो 1867 के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे वो एक उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे जो कि यूनाइटेड किंगडम में फॉलो किया गया था, तो इसलिए उन्होंने कोई बिल ऑफ राइट का प्रोविज़न इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न हमें यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को नहीं मिलता है, इंग्लैंड में। तो ये एक तरह से एलिमेंट भी था उनके संविधानवाद का, क्योंकि अगर उनको इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर चलना है और ख़ासकर सॉवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ होनी चाहिए, तो इसलिए उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो फिर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न्स को रखेंगे, तो फिर उसको लेकर विरोध की संभावना हो सकती थी। लेकिन एक व्यवस्था की गई ताकि लोग जन विद्रोह ना हो, कि कुछ न्यूनतम जो धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई। और इस तरह से हम देखें तो जो 1867 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो पूरे तरह से कंप्लीट जो अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का प्रावधान नहीं था, क्योंकि अभी भी कनाडा जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में मान्यता प्राप्त थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अभी भी पावर था कि वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिक से अधिक जो प्रावधान है उनको संशोधित कर सकता था।
तो जो लगभग 60 सालों तक ये उसके क्रिएशन के बाद 1867 में ये कोशिश की गई, जैसे कि बाकी ब्रिटिश डोमिनियंस में होता है, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कनाडा में भी ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो, इंटरनल ऑटोनॉमी हो और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत वो आंतरिक स्वायत्तता का उपभोग कर सके। और फाइनली जो स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 में पास हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया, इसने जो सॉवरेनिटी थी जो डोमिनियन के ऊपर बना हुआ था ब्रिटिश का, उसको हटाने में, उसके जो बहुत ही जटिल प्रावधान थे उनको हटाने का काम किया। लेकिन कनाडा का जो संघीय सरकार थी और प्रांतीय सरकार थी वो स्वयं ही कि घरेलू रूप से किस प्रकार वो अपने जो मतविरोध है उनका समाधान करने में एक तो असफल रही, दूसरा वो किस प्रकार संविधान के संशोधन का फॉर्मूला अपनाए, इसमें वो एकमत नहीं हो पाई। तो इसलिए जो विधायी जो सत्ता थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही बना हुआ था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ये अभी भी इतनी शक्ति उसके पास बनी हुई थी 1931 के वेस्टमिनिस्टर स्टैट्यूट के बाद भी, कि वो कनाडा के संविधान में कनाडा की सत्ता अगर उनको रिक्वेस्ट करती है तो संशोधन कर सकती है। और लगभग 50 साल तक कैनेडियंस ने कोशिश की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें ब्रिटिश कंट्रोल है उसको वो वापस कर दे और अपने देश में ही वो अपने संविधान के अमेंड करने के फॉर्मूले को अडॉप्ट कर सके, लेकिन ये उनकी कोशिश असफल रही। कुछ और जो उनके विवाद के विषय थे, जैसे कि अमेंडमेंट का क्या फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए, संशोधन का कौन सा तरीका अपनाया जाए, क्योंकि जो फ्रांसीसी जो जिनकी उनका बहुसंख्यक थे क्यूबेक में, वो क्यूबेक में फ्रांसीसी जनसंख्या का एक विरोध शुरू हो गया था संविधान के प्रावधानों को लेकर, जो 1960s में शुरू होता है, और वो नए विधायी शक्तियों के लिए मांग करने लगे थे, जो कि उन्हें लग रहा था ये आवश्यक है उनके विकास के लिए, ताकि वो एक अलग विशिष्ट राष्ट्रीय समूह के रूप में कनाडा में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। तो क्यूबेक का जो एक सेगमेंट था जिसे फ्रैंकोफोन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी फ्रैंकोफोन्स थे, वो तो और रेडिकल, बहुत ही उग्रवादी मांगे करने लगे, और वो एक राजनीतिक दल गठित कर लेते हैं जिसमें ये एजेंडा भी रखा गया कि क्यूबेक को कनाडा से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसके लिए एक पार्टी क्यूबेकियोस PQ भी फॉर्म किया गया, जिसने पहली बार 1976 में इलेक्शंस भी जीता, और 1980 में इसने एक रेफरेंडम भी करवाया ऑन सॉवरेनिटी एसोसिएशन, यानी राजनीतिक संप्रभुता बनी रहेगी और साथ ही आर्थिक रूप से एक संघ कनाडा के साथ क्यूबेक बना रहेगा। परंतु इस कदम को 60% ऑफ वोटर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये सफल नहीं रहा ये प्रयोग। अब जो सिचुएशन जब काफ़ी वीक थी और क्यूबेक की गवर्नमेंट का जब सिचुएशन वीक देखकर फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जो कि उस समय लिबरल पार्टी थी वहाँ सत्ता में, कि वो एक समझौते तक पहुँचे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और जो 9 इंग्लिश स्पीकिंग प्रांत थे वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, कुछ प्रावधानों को ऐसा निर्मित किया गया जिसमें कि घरेलू स्तर पर संशोधन के एक फार्मूले को अडॉप्ट किया जा सके, लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का एक चार्टर निर्मित हो सके, और कनाडा की जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान किया जा सके। और इन प्रावधानों के समूहों को भेजा गया वेस्टमिनिस्टर, और इसको फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, उसको पारित किया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982 के नाम से जाना गया। जबकि इसके प्रावधानों को क्यूबेक की सरकार अपना सहमति देने के लिए तैयार नहीं थी, वो लगातार रिफ्यूज़ल कर रही थी। और लेकिन इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का परामर्श लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो भी प्रोविजंस मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो फार रीचिंग मॉडिफिकेशन हुए हैं तो
अगर हम क्यूबेक के सपोर्ट के बिना भी हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये कहीं से भी संवैधानिक जो नियम कानून है उसके विरुद्ध नहीं जाता है। और फिर आगे के वर्षों में जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया गया, एक नई राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे उभर कर आने लगी जो कहीं ना कहीं क्यूबेक और बाकी कनाडा, रेस्ट ऑफ द कनाडा के बीच में सुलह कैसे हो उसके लिए ऐसी परिस्थितियां, ऐसे वातावरण निर्मित होने लगे। और एक नई संघीय सरकार जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के पावर में आई ओटावा में, और साथ ही नई गवर्नमेंट जब क्यूबेक में लिबरल पार्टी ने फॉर्म किया तो उन लोगों ने क्यूबेक के स्वयंप्रभुता के जो विषय था उसका विरोध किया और क्यूबेक की संप्रभुता का विरोध किया। और साथ ही इस पर काफ़ी गहन वार्तालाप हुई और संघ तथा 10 प्रांतीय सरकारों ने फाइनली एक एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं 1987 में, जिसमें कई संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान किया गया जिससे कि क्यूबेक के जो डिमांड्स थे उनको सेटिस्फाई किया जा सके, साथ ही उसको भी ताकि उसको कन्विंस किया जा सके कि वो फॉर्मली 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट को स्वीकृत कर ले। 2 साल लगभग लगे, कई कोशिशें की गई, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार की कोशिश की गई उसको पारित कराने का, जिसे चार्लोटन एग्रीमेंट कहा जाता है, जिससे कि उस समय जो इंग्लिश कनाडा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसर्न थे साथ ही क्यूबेक के दोनों की जो मांगे थी उनका सुलह किया जा सके, उनकी मांगों को कंसीडर किया जा सके, लेकिन ये भी सफल नहीं रहा। इन सबको रिजेक्ट किया गया एक रेफरेंडम के द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा, और क्यूबेक और साथ ही साथ बाकी प्रांतों ने भी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इस प्रकार से जो 2 कोशिशें की गई जिससे कि क्यूबेक और बाकी कनाडा के बीच संबंधों को सुधारा जा सके वो फेल हो गया। और इससे क्या हुआ, जो लिबरल पार्टी थी उसकी हार हुई और पार्टी क्यूबेक्यूज 1994 के चुनावों के बाद पुनः सत्ता में आई। और इस बार पार्टी क्यूबेक्यूज की गवर्नमेंट ने फिर से एक दूसरा जनमत संग्रह करवाया सॉवरेनिटी एसोसिएशन पर अक्टूबर 1995 में। और इस बार जो सिचुएशन थी वो अपने रिजल्ट से काफ़ी क्लोज थे, लगभग 49.44% सॉवरेनिटी एसोसिएशन के पक्ष में लोगों ने वोट दिया और 50.56% ने इसके अगेंस्ट में थे। और 1995 के रेफरेंडम के बाद कनाडा की संघीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा कि क्या किसी प्रांत को, कनाडा के प्रांत को ये अधिकार है कि वो अलग हो सकता है। तो 1998 के अपने ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, इस तरह के अलग होने का प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिलैटरली अपने एक पक्षीय रूप से कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको संविधान के संशोधन के फॉर्मूले के नियमों को पालन करते हुए कार्य करना होगा। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और फाइनली 2003 में जब पार्टी क्यूबेक्यूज ने चुनावों में उसको हार मिली, तो नई प्रांतीय सरकार का गठन हुआ जो कि लिबरल पार्टी ने फॉर्म किया। और इस नई गवर्नमेंट ने फिर से जो क्यूबेक के अलग हो जाने का जो प्रपोजल था सेसेशन का, उसका इसने विरोध किया और इस इशू को नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट होने के लिए उसने पुट ऑन कर दिया। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो पूरे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि 1982 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने फाइनली ब्रिटिश एक्ट को टर्मिनेट किया कि ब्रिटिश पावर जो कनाडा के ऊपर है वो फाइनली वो जाके ख़त्म होता है। और इसीलिए इस एक्ट को प्रोक्लेम भी किया जाता है कनाडा में कि देयर बाय द पैट्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की पैट्रिएशन यानी कि फाइनली जो अपने संविधान को संशोधन करने की शक्ति वहाँ के लोगों ने, अब संप्रभु शक्ति ने स्वयं अर्जित किया। तो क्योंकि अब तक क्या था, वो शक्ति किसी और द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, एक बाह्य राष्ट्र ब्रिटिश गवर्नमेंट उन शक्तियों का प्रयोग कर रही थी, लेकिन इस व्यवस्था को ख़त्म करते हुए संप्रभु शक्तियाँ कनाडा ने स्वयं लिया। तो कनाडा का जो ये
डोमिनियन स्टेटस से सॉवरन स्टेटस तक पहुंचा और उसमें जितनी भी समस्याएं उनकी हुई, अब हुआ कि डिसीजन लिया गया कि अब इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब फाइनली कनाडा की सॉवरन पार्लियामेंट ही जो भी मैटर होंगे सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो क्यूबेक को लेकर इशू हो, चाहे वो फ्रैंकोफोन्स का मुद्दा हो, या चाहे इंटरनल ऑटोनॉमी के किसी पर्टिकुलर प्रोविंस का डिसीजन हो। तो अब फाइनली वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ के सुप्रीम अथॉरिटी प्रोवाइड की गई और वहाँ के पार्लियामेंट को पूरी अथॉरिटी का अमेंडमेंट का भी प्रोवाइड किया गया। थैंक यू।